फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल लेटेस्ट नर्सिंग में। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत ही स्मार्ट स्टडी लेके आया हूँ और आप लोगों के लिए सिस्टम वाइज एमएसएन स्टार्ट किया मैंने, वो भी अच्छे नोट्सों के साथ में, जिन नोट्सों से आप खुद के नोट्स बना सकते हो दोस्तों। और उस तरीके से मैंने उसमें नोट्स बनाए हैं जो कि आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अगर आप पूरे नोट्स देखोगे, पूरी क्लास देखोगे फ्रेंड्स, तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगती है तभी आप देखें और लाइक करें। लेकिन ये चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप इन वीडियोज़ को देखोगे तो आपकी डेफिनेटली बहुत कुछ समझ में आएगा। और आप नॉर्मल जो जैसे सीएचओ के एग्ज़ाम है, नॉर्मल एग्ज़ामों को आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह सकता कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे, लेकिन आप लोग नर्सिंग को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और अच्छे तरीके से मतलब ये है कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट होंगे ये टॉपिक। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा और आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग का, जो कि फुल थियोरेटिकल मिलेगा आपको। पार्ट फर्स्ट रहेगा आज के दिन और रेस्पिरेटरी सिस्टम से मैंने स्टार्ट किया है दोस्तों। अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अगर अच्छा लगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने इसमें छोटी छोटी चीज़ों को आपके लिए रखा है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा इसमें और आराम से बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, सबसे पहले मैं बात करूँ टिश्यू की। जो भी कोई सिस्टम होता है वो ऑर्गन से मिलकर बना होता है और ऑर्गन जो होते हैं वो टिश्यूओं से मिलकर बने होते हैं फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले जो सिस्टम होता है, सिस्टम के बाद में जो ऑर्गन मिलकर बनाते हैं, यानी कि 2-4 ऑर्गन होंगे, उनसे मिलकर हमारा सिस्टम बनता है। और जो ऑर्गन जो होता है फ्रेंड्स, ये टिश्यू से मिलकर बनता है, यानी कि बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। उसके बाद में टिश्यू की बात करते हैं, ये सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, और सेलों को भी कौन बनाती हैं? एल्वेओलाई। ये छोटी छोटी एल्वेओलाई होती हैं, वो मिलके सेल बनाती हैं। सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा बॉडी बनती है। और पूरी बॉडी को ही हम बॉडी बोलते हैं, शरीर बोलते हैं, जो कि सिस्टमों से मिलकर बना होता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टमों से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ आ गया। ये चीज़ याद रखने वाली है, बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, जैसा कि आपको पता है टिश्यू भी होते हैं, इनका मैं आपको बाद में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज इन चीज़ों के बारे में पहले बता देता हूँ। जैसे टिश्यू होते हैं, 4 तरीके के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इनके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको बस नॉर्मली ये बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आज हमारा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जब हम स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा। देखिए स्क्वैमस टिश्यू की शेप ऐसी होती है, कॉलमनर की ऐसी होती है, कॉलम के आकार की। ठीक है, उसके बाद में जो क्यूबॉइडल टिश्यू होता है उसकी शेप ऐसी होती है। ठीक है, क्यूबॉइडल टिश्यू की ऐसी होती है फ्रेंड्स, और स्ट्रेटिफायर की ऐसी होती है। स्ट्रेटिफायर की ऐसी शेप होती है, क्यूबॉइडल की ऐसी होती है। ठीक है, तो ये शेप होती हैं। उसके बाद में मैं आपको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, नोज़ से। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? नोज़ से स्टार्ट होता है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जामों में? सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला ऑर्गन कौन सा है? तो पहला ऑर्गन कौन सा होगा फ्रेंड्स? नोज़। तो नोज़ की हम बात कर लेते हैं। देखिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे पहले कितने ऑर्गन, कितनी स्ट्रक्चर इसमें आएंगी? सबसे पहले नोज़ होगी, उसके बाद में फेरिंग्स होगी, उसके बाद में लैरिंग्स होगी, उसके बाद में ट्रेकिया होगा और उसके बाद में ब्रोंकियाई होंगी, ब्रोंक्यूल्स होंगे, उसके बाद में लंग्स होंगे।
ये चीज़ आपको याद रख लेनी है दोस्तों। इनको एक सीक्वेंस से लिख लेना है आपको। जैसे भी अगर आप कहीं पढ़ते हो तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगी, कौन कौन से टिश्यू आएंगे, यानी कि ऑर्गन आएंगे, ठीक है। तो ये आएंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसके बाद में नोज़ की अगर हम बात करते हैं, नोज़ संख्या में कितनी होती है? एक होती है फ्रेंड्सों। और नेज़ल बोन की बात करते हैं, बोन नाक में कौन सी बोन होती है? वोमर, ठीक है, वोमर बोन होती है जो कि नाक की बोली जाती है। और नेज़ल सेप्टम, ये जो दोनों नेज़ल कॉन्से के बीच में जो सेप्टम होता है इसको नेज़ल कॉन्से बोलते हैं। डिवाइड नोज़ इनटू 2 इक्वल पार्ट। नेज़ल यानी कि नेज़ल सेप्टम के द्वारा ही हमारी नाक को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है, एक राइट में और एक लेफ्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको समझ आ गया। उसके बाद में ओपनिंग बोलते हैं। नाक की जो ओपनिंग होती है, 2 ओपनिंग होती हैं दोस्तों। एक एंटीरियर ओपनिंग होती है जो कि नॉस्ट्रल होते हैं हमारे, जो 2 आप देख सकते हो इनको हम नॉस्ट्रल बोलते हैं। ये टॉपिक मैंने बिगिनर स्टूडेंटों के लिए स्टार्ट किए हैं। हालांकि इन सभी चीज़ों को जिन्होंने काफ़ी कोचिंग कर ली है वो सभी लोग जानते हैं, उनके लिए ये टॉपिक नहीं है। जो नर्सिंग कर रहे हैं और नर्सिंग के जस्ट बाद उन्होंने नर्सिंग यानी कि कंपटीशन फील्ड में आए हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट होंगे दोस्तों ये। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से आपको ले रहा हूँ, मैं बिगिनर तरीके से आपको ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ओपनिंग जो होती हैं, 2 ओपनिंग होती हैं। एंटीरियर ओपनिंग जो कि नॉस्ट्रल होती है, और पोस्टीरियर ओपनिंग ये कहाँ होती है? नेजोफेरिंक्स में जाके खुलती है, पोस्टीरियर ओपनिंग, ठीक है। इतना क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ओपनिंग की बात कर रहे थे। ओपनिंग एक ऑस्टियम ओपनिंग होती है, 2 ओपनिंग होती है मेनली। जो ओपनिंग होती है वो एंटीरियर पोस्टीरियर होती है। उसके बाद में ऑस्टियम भी एक स्ट्रक्चर होती है, नाक के अंदर ही होती है ये। तो ओपनिंग ऑफ साइनस, साइनस आपको मैंने बताया था क्या होता है। साइनस का मतलब होता है एयर कैविटी इन बोन, यानी कि बोन के अंदर जो भी एयर कैविटी होगी, जिसमें बोन के अंदर अगर आपको एयर मिलेगी, वहाँ पे थोड़ी सी जगह रह जाती है बोन के अंदर, उसको हम साइनस बोलते हैं फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप याद रखना। क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं, यानी कि जैसे एयर कैविटी इन बोन, तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे, नेसल, साइनस और भी कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साइनस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ऑस्टियम क्या होता है? ओपनिंग ऑफ साइनस। और साइनस क्या होता है? एयर कैविटी इन बोन, यानी कि एयर कैविटी की ओपनिंग जो होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो अगर हम साइनस की बात करें, ठीक है, तो साइनस कितने होते हैं हमारे नाक में? साइनस देखिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे। हम बात कर लेते हैं साइनस की, ठीक है। देखिए, साइनस एक होता है मैक्सिलरी साइनस, और एक होता है फ्रंटल साइनस, और स्पिनोर साइनस और इथमोइड साइनस, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? साइनस पढ़ रहे हैं, जो कि नाक में पाए जाते हैं, ठीक है। और मैक्सिलरी साइनस ये सबसे बड़ा होता है दोस्तों। मैक्सिलरी साइनस यानी कि नाक का सबसे बड़ा साइनस कौन सा होता है? मैक्सिलरी साइनस, जो कि लार्जेस्ट होता है। फ्रंटल साइनस होता है और स्पिनोर साइनस होता है। ये बोन के हिसाब से हैं दोस्तों, ठीक है। जितनी भी हमारे चेहरे में बोन है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइनस बताए गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन लिया जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिलरी साइनस ये लार्जेस्ट साइनस होता है। इनके फंक्शन क्या होता है? सॉरी, ये नाक के नहीं है, सभी हमारे चेहरे के साइनस हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, इनके फंक्शन क्या होते हैं? इनके फंक्शन होते हैं दोस्तों लाइटेन द स्किन। कभी कभी आपने सोचा हो कि आपका सर भारी हो रहा है, कभी कभी बड़ा फ्रेश मूड है मेरा, बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है, तो ये चीज़ डिपेंड करती है हमारे साइनस के ऊपर। अगर, ठीक है, साइनस के ऊपर डिपेंड करती है आपका सिर भारी होना। तो ओपनिंग जो साइनसों की ओपनिंग होती हैं कभी कभी बंद हो जाती हैं किसी भी कारण से, तब हमारा शरीर जो सिर होता है वो बहुत भारी भारी होता है और सिर दर्द करने लग जाता है। तो इन्हीं साइनसेस की वजह से ही फ्रेंड्स हमारे प्रॉब्लम होती है, ठीक है फ्रेंड। तो साइनसेस का क्या इंपॉर्टेंस होता है,
ये लाइटनिंग ऑफ द स्किल, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपका शरीर भारी भारी होने लगेगा और आप मतलब अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो साइनस का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे पूरी स्किल में, ठीक है। इसकी वजह से ही आप बहुत हल्कापन फील करते हो। आपको पता है हमारे स्किल का बहुत वेट होता है, हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि कितना वेट लेके हम घूम रहे हैं। तो साइनस की वजह से ही हम लोग रिलैक्स फील करते हैं और इस वेट को जान नहीं पाते कि कितना वेट है, ठीक है। वो साइनस की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, रेजोनेंस ऑफ द साउंड, यानी कि साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन का भी काम ये साइनस ही करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी चीज़ बता दी है, आप इन चीज़ को दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। सबसे मेन क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि नजल सेप्टम होता है, ये डिवाइड नोज इनटू 2 पार्ट में करता है। और सबसे बड़ा साइनस कौन सा है, मैक्सिलरी साइनस होता है। फंक्शन क्या होते हैं इनके, पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम नाक में जो नोज होती है हमारी, उसकी ब्लड सप्लाई कैसे होती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई कैसे होती है, ब्लड सप्लाई टू नाक, कैसल-फेक नेटवर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है दोस्तों। जो इसको दूसरा नाम क्या है, लिटिल एरिया। क्वेश्चन यहाँ से आता है, यानी कि ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है नाक को, कैसल-फेक नेटवर्क, लिटिल एरिया। आपने सुना होगा नाक से ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस। जब चोट कैसल-फेक नेटवर्क में हो जाती है, लिटिल एरिया में हो जाती है, तभी वो एपिस्टेक्सिस यानी कि नाक से ब्लीडिंग होती है। वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, एक होती है एथमोइड आर्टरी होती है, और एक होती है लिबियल आर्टरी, स्पिनोइड होती है, और पैलेटाइन आर्टरी होती है। 4 आर्टरी होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं नाक को, ठीक है। ये मैं जो आर्टरी बता रहा हूँ, ये लिटिल एरिया की आर्टरी बता रहा हूँ दोस्तों। लिटिल एरिया को, कैसल-फेक नेटवर्क एरिया को 4 आर्टरियों से ब्लड सप्लाई मिलती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखे हुआ है, इथमोइड आर्टरी, लेबियल आर्टरी, स्पिनोइड आर्टरी, पैलेटाइन आर्टरी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स बनाएं तो जिस तरीके से मैंने लिख रखे हैं उसी तरीके से बनाना, ताकि आपको याद रखने में कोई भी समस्या ना हो और आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। देखिए कोचिंगों में आप जब पढ़ाई करोगे आपको इतना सारा कंटेंट मिलेगा कि आप उनको याद रखना संभव नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं उस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको ये चीज़ तुरंत याद हो जाए और आप इन चीज़ों को टिप्स पे याद रखें। कभी भी कोई कैसे भी पूछे कि ये साइनस क्या होते हैं और ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, कैसे होती है, और जो ब्लीडिंग होती है कहाँ पर चोट लग जाने के कारण होती है, तो ये चीज़ आपको अब आ गई होंगी दोस्तों, ठीक है। और दूसरी हम बात करते हैं नेज़ल हेयर, नाक के जो बालों को क्या बोलते हैं हम, विब्रियाई। क्या बोलते हैं दोस्तों, विब्रियाई। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि नाक के बालों को क्या बोलते हैं, तो विब्रियाई बोलते हैं इनको। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रिवेंट एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल। आपको पता है नाक के बाल ऐसे ही नहीं होते दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस बॉडी में हर एक चीज़ ऐसी है दोस्तों जिसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। फालतू में कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे, सभी चीज़ों का एक ना एक इम्पोर्टेंट होता है। कुछ लोग बालों को सोचते होंगे कि बाल किस काम में आते हैं, ये काम में आते हैं प्रिवेंट एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि अंदर तक जाने से रोकते हैं। नाक में धूल रह जाती है दोस्तों, अंदर उसको नहीं जाने देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब बात करते हैं हम दोस्तों नेज़ल कॉन्चे। आपको पता है नेज़ल कॉन्चे किन को बोलते हैं, नाक के जो विजुअल स्ट्रक्चर होती है उसको नेज़ल कॉन्चे बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 और 2, 2 नेज़ल कॉन्चे होते हैं, टर्मिनेट ऑफ नोज़, ठीक है। तो नोज़ की जो स्ट्रक्चर होती है, सरफेस एरिया ऑफ द नोज़, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ नोज़, यानी कि नाक के जो सरफेस एरिया को बढ़ाने में जो काम आते हैं और इनका काम होता है, इनका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, एयर को नम बनाए रखते हैं ये। आपको पता है अगर हम सांस लेंगे तो बाहर की जो एयर होती है वो बहुत ही सूखी होती है। अगर सूखी एयर अगर डायरेक्ट जाएगी तो क्या कंडीशन होगी, हमारे जो
रेस्पिरेटरी सिस्टम की लेयर होती है उसको डैमेज हो सकती है। आपको पता है जब हम ऑक्सीजन देते हैं तो एक पानी वाला डिब्बा जो होता है ह्यूमिडिफायर होता है, उसमें पानी और इसलिए भरते हैं ताकि जो हवा होती है वो नम रहे, थोड़ी गीली रहे। उसकी वजह से हमारी जो रेस्पिरेटरी लेयर होती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इरिगेशन नहीं होता है। इसलिए इनका जो काम होता है नेज़ल कॉन्सियों का, वो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर का होता है और मेंटेन एयर टेम्परेचर, और जो बाहर की हवा होती है उसका टेम्परेचर भी ये मेंटेन करते हैं। बाहर की हवा का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही ये रखते हैं, तभी जो एयर होती है वो अंदर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेल। हमारी नोज़ की जो सेल होती हैं कौन कौन सी होती हैं? एक गॉबलेट सेल होती है, एक सीलेटर कॉलमनर एपिथेलियल सेल होती है। ठीक है, गॉबलेट सेल क्या करती है? प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, प्रिवेंट ड्राई। ये म्यूकस सीक्रेट करती है, प्रोडक्शन करती है, किसको रोकने के लिए? प्रिवेंट ड्राई, यानी कि सूखापन को। कभी कभी आपको पता है हमारी नाक बिल्कुल सूखी हो जाती है तो उसमें फुंसी भी हो जाती हैं, तो इन सूखापन को और फुंसियों को रोकने के लिए ये गॉबलेट सेल होती है इसमें, जो कि प्रोडक्शन किसका करती है? म्यूकस का करती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को हमेशा याद रखना आप। ठीक है, उसके बाद में हमने बात कर ली ब्लड सप्लाई की, बात कर ली और उसके फंक्शंस की बात कर ली। उसके बाद में हम करते हैं नर्व सप्लाई की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इसमें। तो नर्व सप्लाई जो होती है, नाक को कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं? सबसे पहली बात कर लेते हैं हम ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, इसकी ये नर्व है जो कि हमारे नाक को नर्व की सप्लाई करती है। ये कौन सी क्रेनियल नर्व होती है? फर्स्ट ऑल्फैक्टरी। आपको नर्व के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, टिप्स के साथ। दोस्तों मैं आपको सारे नर्व याद करा दूंगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे उनको। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आप इन वीडियो में बने रहें। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट हों और आप लोग अच्छे तरीके से सीखें। ठीक है, और दूसरी जो नर्व होती है वो ट्राइजेमिनल। ठीक है, कौन सी नर्व होती है दोस्तों? ट्राइजेमिनल नर्व होती है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सप्लाई टू साइनस पैरानसल, ये पूरे साइनसों को सप्लाई करती है नर्व की। ठीक है, और नर्व सप्लाई। उसके बाद में अब टोटल फंक्शन देख लेते हैं हम किसके? नाक के। पासेज ऑफ एयर सबसे मेन काम होता है इसका, एयर को पास करने के लिए। उसके बाद में फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, एयर को फिल्टर करती है, ह्यूमिडिफिकेशन करती है और मेंटेन टेम्परेचर का काम करती है। यहाँ पे तीनों चीज़ें, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दी यहाँ पे, अगर इनको मैं बढ़ाना चाहूँ तो काफ़ी लंबे तरीके से बढ़ा सकता हूँ कि ऐसे करके ये करती है वो करती है। तो मैंने डायरेक्ट जो मेन टॉपिक हैं, मेन टर्म है वो यहाँ पे लिख दिए हैं। पासेज ऑफ एयर, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, मेंटेन टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट काम होते हैं दोस्तों किसके? नाक के। इस चीज़ को आप याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमिडिफिकेशन, नाक में ह्यूमिडिफिकेशन, नाक कैसे ह्यूमिडिफिकेशन का काम करती है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और नाक का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? स्मेल। कौन सी नर्व करती है? ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे डिसऑर्डर की। देखिए मैं आपको सबसे पहले सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद में उसके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाऊंगा, ताकि आपके जो डाउट हैं एक साथ ही क्लियर हो जाए फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर की। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने आप लोगों के लिए बताई थी वो नाक की नॉर्मल स्ट्रक्चर थी। अब इन नॉर्मल स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, वही एबनॉर्मल कंडीशन कहलाती है, वही नाक के डिजीज़ कहलाएंगे। ठीक है दोस्त, अब ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैंने आपको नोज़ पढ़ाया है दोस्तों। ठीक है, आप ये मत समझना कि क्या चल रहा है, अभी आपको मैं नाक के बारे में बता रहा हूँ। आपने नाक के बारे में इन चीज़ों को कभी सुना नहीं होगा दोस्तों, जो कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, टर्म में यहाँ पे बताऊँगा और एक एक टर्म में मैं सब कुछ आपको क्लियर कर दूँगा। यहाँ पे आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी ये चीज़ें। सबसे पहला टर्म है कॉर्नियल एट्रेसिया। इस टर्म से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, कॉर्नियल का मतलब होता है पोस्टीरियर और एट्रेसिया का मतलब होता है पुअर फॉर्म। एट्रेसिया का मतलब क्या होता है, इसको याद रख लेना, लिख लेना। पुअर फॉर्म यानी कि अच्छे तरीके से बना हुआ नहीं है। ठीक है, अभी बना हुआ नहीं है। तो
कॉर्नल एट्रेसिया क्या होता है दोस्तों? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नोज डज नॉट फॉर्म इन फीटल लाइफ। जो बच्चा होता है गर्भ में, फीटल लाइफ में जो बच्चा होता है उसकी जो नाक का पिछला एरिया होता है वो अच्छे तरीके से बना हुआ नहीं होता है, उसकी वजह से कॉर्नल एट्रेसिया बीमारी होती है, डिजीज़ होती है। काफ़ी बच्चों को आपने देखा होगा। ये कंडीशन उसी तरीके की जैसे कि क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट होते हैं, उसी तरीके की इसको भी दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म मैं आपको बता देता हूँ एक साथ ही। एट्रेसिया का मतलब होता है पुअरली फॉर्म, और एजेनेसिस, एजेनेसिस नॉट फॉर्म। ए जहाँ पे आ जाता है दोस्तों, एगोनोसिया, एजेनेसिस और भी ए से काफ़ी टर्म है, तो उसमें एब्सेंस लगा दिया करो आप। ए का मतलब होता है एब्सेंस। ठीक है, ए जेनेसिस, जेनेसिस तो नॉट फॉर्म यानी कि बिल्कुल बना ही नहीं है वो। जैसे इसमें मैं एट्रेसिया में कम बना हुआ है, पुअरली फॉर्म है पिछला वाला एरिया नाक का, लेकिन एजेनेसिस में बना ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूँ सैडल नोज़। ठीक है, सैडल नोज़ क्या होती है? डिप्रेस नोज यानी कि पिचकी हुई। ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है? डाउन सिंड्रोम में। आ रहा है दोस्तों मज़ा आएगा दोस्तों, आप देखते रहिएगा। सैडल नोज़, आप बोलते होंगे किसी लड़के को नग पिच्चू, तो जो नग पिच्चू बोलते हो आप, ये कंडीशन डिप्रेस नोज़ होती है उसकी, और ये डाउन सिंड्रोम की कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नज़ल फ्लेयरिंग। नज़ल फ्लेयरिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जो नाक के नेज़ल कॉन्चे होते हैं वो फूले फूले दिखाई देते हैं। जैसे आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, उनकी जो नाक होती है काफ़ी फूली फूली दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि यार वो काफ़ी तेज़ सांस ले रहा है। और तो ये नेज़ल फ्लेयरिंग होती है जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में देखने को मिलती है। बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है और ऐसा लगता है कि वो परेशानी में है। ठीक है, तो ये नज़ल फ्लेयरिंग बोलते हैं उसको। साइनोसाइटिस क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस, ये मैं आपको बताता हूँ साइनोसाइटिस क्या होती है दोस्तों। साइनोसाइटिस होती है इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस। अभी मैंने आपको बड़े विस्तार तरीके से साइनस के बारे में बताया था। 4 साइनस होते हैं। मैक्सिलरी साइनस जो होता है सबसे बड़ा साइनस होता है। ठीक है, तो आइटिस, यहाँ पे आइटिस लगी हुई है दोस्तों। आइटिस जहाँ लग जाए वहाँ पे आप इन्फ्लामेशन लगा दीजिए किसी भी चीज़ का, जैसे पेरिटोनाइटिस, ठीक है, और साइनोसाइटिस और भी, और पेरिटोडाइटिस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे इनमें आइटिस लगा हुआ है। तो आइटिस जहाँ पर लग जाता है तो उसी चीज़ का इन्फ्लामेशन हो जाता है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखना। जैसे रेनाइटिस, ये इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकस, नेजल म्यूकोजा, अंदर वाली जो नेजल म्यूकोजा होती है उसकी इन्फ्लामेशन को हम रेनाइटिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम, छठवां टर्म है यहाँ पे रेनोरिया। रेनोरिया ओरिया, ओरिया का मतलब होता है डिस्चार्ज। ठीक है, कहीं पे भी देख लेना डिस्चार्ज होंगे यहाँ पे। ओटोरिया, रेनोरिया, डायरिया, ये डिस्चार्ज होते हैं कहीं से भी। जैसे रेनोरिया डिस्चार्ज फ्रॉम नोज़, ठीक है, क्या? डिस्चार्ज फ्रॉम नोज़। और ओटोरिया होता है वो ईयर से डिस्चार्ज होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं जो ये बता रहा हूँ आप लोग उनको अलग अलग नोट्स कर लें, नोट लिख लें इनके। बिगिनर स्टूडेंटों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो बेसिक चीज़ें होती हैं मैं उनको लिए बता रहा हूँ और इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, रेनोरिया। उसके बाद में हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक एपिस्टेक्सिस की। एपिस्टेक्सिस दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन आ जाता है। सबसे मेन क्वेश्चन इसकी पोजीशन से आता है। जैसे किसी को एपिस्टेक्सिस होता है, नाक में चोट लग जाती है, तो उसी समय उसको ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, नाक से ब्लीडिंग का मतलब ही एपिस्टेक्सिस होता है। तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन सी पोजीशन देंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं एपिस्टेक्सिस की। एपिस्टेक्सिस जो होती है नाक से ब्लीडिंग, ठीक है। रिस्क फैक्टर कौन होते हैं? लोकल ट्रॉमा, सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर जो होता है चोट लगना, लोकल ट्रॉमा यानी कि नाक में चोट लगना। नाक में चोट लगना ये कॉमन कंडीशन होती है किसकी? एपिस्टेक्सिस की।
इंजरी टू लेटरल एरिया मैंने आपको बताया था दोस्तों, लोकल ट्रॉमा या फिर इंजरी टू लेटरल एरिया और दूसरा क्या नाम बताया था, कैसलबेक नेटवर्क एरिया। अगर इसको चोट लग जाती है दोस्तों तो क्या होता है, एपिस्टेक्सिस, नाक से ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर है एसटीएन, किसी की हाइपरटेंशन है तो उसके नाक से ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। अगर उसका बीपी बहुत ज़्यादा होता है तो ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं दोस्तों। क्लोटिंग फैक्टर डिसऑर्डर आपने पता होगा, जिसके क्लोटिंग फैक्टर कम होते हैं उसमें एक डिजीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया वाले पेशेंट में नाक से ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाएगी ना दोस्तों, उसको ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये इसके रिस्क फैक्टर मैं आपको 3 बता दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको याद कर लेना। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ एपिस्टेक्सिस। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, हाइपरटेंशन, क्लोटिंग, हीमोफीलिया वाला और लोकल ट्रॉमा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, लोकल ट्रॉमा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और आगे रिस्क फैक्टर हैं ये। चौथा रिस्क फैक्टर कैंसर, ल्यूकेमिया। पांचवा है आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपुरा, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो आपको पता होगा दोस्तों, ये मैं जो बड़े बड़े टर्म आ रहे हैं मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा इन चीज़ के बारे में। आप ये ना सोचें कि ये टर्म क्या है। मुझे पता है काफ़ी बच्चों की समझ में आ रहे होंगे, लेकिन काफ़ी बच्चों की समझ में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो कैंसर जो होता है, ल्यूकेमिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ ऐसी ड्रग होती हैं उनकी वजह से एपिस्टेक्सिस की जो कंडीशन होती है वो भी हो जाती है। ड्रग कौन कौन सी हैं, सबसे मेन ड्रग है एस्प्रिन, ठीक है। ड्रग की वजह से ही, जो ड्रग की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब एस्प्रिन, ये कोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है। इफ ब्लीडिंग देन स्टॉप। अगर ब्लीडिंग आपको देखने लगती है, जैसे आप किसी को एस्प्रिन दे रहे हो और आपको लगा कि इसकी ब्लीडिंग होने लग गई, तो तुरंत ही आपको एस्प्रिन रोक देनी चाहिए, क्योंकि एस्प्रिन जो मेडिसिन होती है एंटीप्लेटलेट होती है ये, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग का कॉज करती है। अगर ज़्यादा मात्रा में ये इसकी डोज हो जाती है तब ये ब्लीडिंग का कॉज करती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो एपिस्टेक्सिस होती है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये है एंटीरियर साइड। एंटीरियर साइड में जब नाक की एंटीरियर साइड में चोट लग जाती है तब इसका ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। ये मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है उस समय, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। नाक के जो एबनॉर्मल कंडीशन थी उनके टर्म के बारे में बता दिया, थोड़ी सी बीमारियों के बारे में बता दिया। नाक की दोस्तों इतनी बीमारियाँ होती हैं और ज़्यादा बीमारी नहीं होती, और अगर इससे ज़्यादा बीमारी होंगी तो वो अपने एग्ज़ामों में नहीं आएंगी, वो फिर डॉक्टर लेवल में चला जाता है, समझ गए। हाँ, तो अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। जो एपिस्टेक्सिस होती है उसकी ट्रीटमेंट की, सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं अभी। सबसे पहला ट्रीटमेंट होगा आपको पोजीशन कौन सी दोगे उसके लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हर एग्जाम में, CHO के जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पोजीशन इसके लिए देंगे सिटिंग। सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से बैठा देंगे, सिटिंग विद, ये वेद का चिन्ह है दोस्तों, विद नेक फ्लेक्शन। जो नाक होगी उसको फ्लेक्स करेंगे, नीचे की साइड में फ्लेक्स करेंगे, ऐसे नहीं एक्सटेंशन नहीं करेंगे, नाक को नेक को झुकाएंगे ताकि जो हमारी ब्लीडिंग नाक से हो रही है वो अंदर ट्रेकिया में नहीं जाए। इस चीज़ का मेन उद्देश्य होता है, मेन पर्पज़ होता है। अगर बाहर ब्लीडिंग हो रही है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली गई तो एस्पायरेट हो गया तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। इसलिए जो नेक होती है उसको फ्लैक्स करके रखते हैं। और ब्रिद, यहाँ पे दोबारा से ब्रिद आ गया, नोज़ पिंच, नाक को दबा के रखेंगे, यानी कि सिटिंग पोजीशन देंगे अच्छे तरीके से और नेक को फ्लैक्स करेंगे आगे की तरफ में झुका के थोड़ी सी। उसके बाद में नाक को बंद करेंगे। कितने मिनट तक बंद करनी है नाक, 5 से 20 मिनट तक, जब तक ब्लीडिंग आए, ब्लीडिंग रुकना बंद नहीं हो रहा तब तक ये नाक को बंद रखना है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता रहा हूँ नेक फ्लेक्शन क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, एस्पायरेशन की कंडीशन को रोकने के लिए नेक फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में
दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा इसमें, नेज़ल पैकिंग। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो नाक की फिर पैकिंग करनी पड़ेगी आपको। बहुत सारे कंडीशंस में नाक की ब्लीडिंग नॉर्मल होती है और वो इसी तरीके से रुक जाती है। अगर नहीं रुकती है तो उसको फिर वहाँ से ले जाते हैं और नेज़ल पैकिंग करते हैं। पेट्रोलियम जेली प्लस स्टेराइल कॉटन होनी चाहिए। ठीक है, पेट्रोलियम जेली जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है नाक की ब्लीडिंग को रोकने के लिए। और स्टेराइल कॉटन ये कब तक होती है, 24 से 48 घंटे तक पैकिंग होती है, उसके बाद में हटा दी जाती है और नाक की ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर सारी कंडीशन कर ली हम लोगों ने, उसके बाद भी नाक की ब्लीडिंग नहीं रुक रही दोस्तों, तब क्या करना है, तब एक प्रोसेस होती है कॉटरलाइजेशन टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। ये दो तरीके से होता है कॉटरलाइजेशन, यानी कि जो जिस वेन से, जिस आर्टरी से ब्लीडिंग हो रही है उस आर्टरी को बंद करना, वो कॉटरलाइजेशन कहलाता है दोस्तों। तो ये केमिकल विधि भी होती है, एक इलेक्ट्रिकल विधि भी होती है। ठीक है, तो केमिकल विधि में कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, AgNO3। और दूसरा इलेक्ट्रिकल विधि होती है कॉटरी। आपने सुना होगा कॉटरी, जो आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कहीं ड्यूटी की हो आपने देखा हो, कॉटरी किसी भी वेन को, किसी भी आर्टरी को क्लोज करती है, एक जला के जो बंद हो जाती है। उसी तरीके से ये प्रोसेस होती है, इसमें भी ब्लीडिंग को आराम से बंद किया जा सकता है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी डिजीज़ है ये DNS। 7 टर्म है, 7वां टर्म है दोस्तों। ये क्या है, DNS, डिविएटेड नजल सेप्टम। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना आप, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसकी फुल फॉर्म में आप याद कर लेना दोस्तों, डिवाइडेड नसल सेप्टम, DNS। तो ये क्या होता है, आप जैसा कि देख पा रहे हो इसमें नाक है, ये नजल कौन से हैं, ये जो सेप्टम होता है, सेप्टम इस तरीके का हो जाता है टेढ़ा मेढ़ा, तो उसी को क्या बोलते हैं, पार्शियल ब्लॉक ऑफ वन साइड। सेप्टम होता है एक साइड में ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से डिस्निया की प्रॉब्लम होती है। डिस्निया का मतलब होता है सांस लेने में दिक्कत होना। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, रेनोप्लास्टी नजल सर्जरी, इसकी सर्जरी होती है और तब जाके इसको सही किया जा सकता है, ऐसे सही नहीं करते इसको, रेनोप्लास्टी करते हैं इसमें, और तब ये जो कंडीशन है ये सही होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज की पहली क्लास थी आप लोगों के लिए, आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी खुश हुए होंगे। अगर जो रियली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी नॉलेजेबल ये टर्म्स और क्लास थी, जो नए बच्चे होंगे उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगी ये क्लासें। ठीक है दोस्तों, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आगे से मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए कोशिश करूँगा, काफ़ी अच्छी रहें। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू दोस्तों।